हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज की हेल्प से मैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन साथ साथ पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। इस सीरीज का बस एक ही टारगेट है कि आने वाले एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी के किसी भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। इससे पहले मैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी फिनिश कर चुका था और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम। और इस सीरीज से आपको एक मदद तो जरूर मिलेगा, क्वेश्चन कितना भी टफ होगा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि मेरा नेशनल इनकम के अंदर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि फिर अब नेशनल इनकम में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आएगा। अभी आप देख रहे हो कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है एईडीओ में कितना लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। सो मेरा टारगेट बस इतना ही होगा कि हम आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दें जिस जो कर लेने के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाए। क्योंकि इसको डिस्कस करने में यही होगा फायदा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किससे है? आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करो या फिर फैक्टर कॉस्ट की बात करो, बात क्या है? एक ही है। तो हम लोग समझते हैं ये फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। मैं पहले समझाऊंगा, आप देखिएगा। हम लोग इस सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। देखिए, फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इस बात को समझिएगा। सपोज कीजिए किसी भी इंडस्ट्री में मुझे फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन करवाना है। तो अगर मुझे फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन करवाना है तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा, मुझे वो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आखिर किसी भी फिनिश्ड गुड को के प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या इनपुट की जरूरत है? तो मेजर 4 इनपुट की हमें जरूरत पड़ता है। देखिए, जो सबसे पहला होता है वो होता है लैंड। हमें एक जगह चाहिए, हमें एक जमीन चाहिए। या तो वो जमीन आपका होगा या तो जमीन आप किसी से लोगे। तो उसके बदले जो मॉनेटरी वैल्यू आता है उसको ही हम लोग बोलते हैं रेंट। मतलब ये कि जो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है आपका लैंड। और इस लैंड के रिस्पेक्ट में जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। मतलब आप कहीं पे किराए पे अगर जगह लोगे तो उसके बदले आप उनको क्या दोगे? मॉनेटरी वैल्यू क्या दोगे? तो आप रेंट दोगे। तो ये कहलाता है पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा लेबर। कौन सा? लेबर। सो आप फैक्ट्री में काम करवाने के लिए आप लोग रखोगे, आप इंजीनियर रखोगे, मजदूर आप रखते हो। ठीक है, हर लोग क्या है? मजदूर है। सो मॉनेटरी के टर्म में उसको आप क्या दोगे? तो उसको आप दिहाड़ी दोगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं वेजेस। मतलब लैंड के बदले रेंट, तो लेबर के बदले क्या है? वेजेस। और जो तीसरा है वो है आपका कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब आप पैसा लगाओगे, आप सामान परचेज करोगे, तो उसके लिए या तो आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए या तो आप बैंक से क्या लोगे? लोन लोगे। सो कुल मिलाकर यह है कि आप कैपिटल लगाओगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सो यदि आप पैसा कहीं से लेके आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले मतलब यहां पर एक है आपका कैपिटल। तो उस कैपिटल के बदले जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। आप बैंक से लोन लोगे तो लोन के बदले उसके बदले आप क्या दोगे? उसको इंटरेस्ट दोगे। यदि मान के चलिए सर अगर मेरे पास पहले से पैसा होता, तो यदि आप पहले से पैसा अगर होता तो वो पैसा आप बैंक में रखते तो बैंक वाला आपको क्या देता? इंटरेस्ट देता। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पैसा लोन लेके बना रहे हो या फिर आपके पास खुद का पैसा है। दोनों केस में जो कैपिटल है उसके बदले जो मॉनेटरी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जो चौथा टर्म है वो है आपका इंटरप्रेन्योरशिप। एक जो नेक्स्ट है वो है आपका कौन सा? इंटरप्रेन्योरशिप। मान मान के चलिए मैं एक इंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक उद्योग कर्मी हूं, मैं एक इंडस्ट्री बैठाने जा रहा हूं, मैं कोई स्टार्टअप करने जा रहा हूं। सो मैं अगर स्टार्टअप करने जा रहा हूं तो इन सब का जो एक प्राइम गोल होगा वो एक ही होगा कि मैं इतना समय दे रहा हूं
तो मुझे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। सो हमारे इंडियन इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में अगर आप चाहते हो कि किसी फैक्ट्री से, किसी भी इंडस्ट्री से फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन हो, उसके लिए आपको एज ए इनपुट देना होगा। उस इनपुट में सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं होते हैं, उस इनपुट में कई टाइप के इनपुट होते हैं, और ये जो टोटल इनपुट है, इसी इनपुट को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मौद्रिक मूल्य है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी जिसमें आप रिप्रेजेंट करोगे, उसको ही कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? आप मार्केट से कपड़ा परचेज लेके आए, तो मम्मी ने बोला कितने रुपए का कपड़ा परचेज किए हो, तो कपड़ा आइटम है, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है? कितने रुपया का है। आपने 4 व्हीलर कार परचेज किया, तो ये 4 व्हीलर कार है, तो इसका मॉनेटरी वैल्यू 5 लाख रुपया। तो किसी भी इंडस्ट्री से यदि आपको कोई फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन कराना है, तो आपको एज ए इनपुट देना होगा। वो इनपुट 4 तरीके का है। सो एक है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मॉनेटरी वैल्यू होगा, वो मॉनेटरी वैल्यू है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब मैं उम्मीद करता हूं ये फैक्टर कॉस्ट और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान में रहे कि इस फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कहीं भी इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, जैसे कि जीएसटी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अब आपका बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज land encompasses all natural resources and the payment for this for its use its term as a rent। अब देखिए, ये जो लैंड है, ये क्या क्या इसमें शामिल होता है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, और इसके बदले जो आप पेमेंट करोगे वो क्या है? रेंट। सो बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर? दूसरा है, लेबर रिप्रेजेंट ह्यूमन इफोर्ट एंड इट्स रेमुनरेशन इज क्लासिफाइड एज ए वेजेस। इसका मतलब होता है सैलरी। ठीक है? तो यदि लेबर है, मतलब आपके कंपनी में कहीं पे ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे काम कराओगे तो उसको आप क्या दोगे? तो दिहाड़ी दोगे। तो ये है वेजेस। तो बात बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा है, कैपिटल रेफर्स टू द टूल्स एंड मशीनरी एंड द इनकम अर्नड बाय इट्स ओनर इज कॉल्ड प्रॉफिट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बात कहीं भी कैपिटल है, उस पैसे से आप मान के चलो कि टूल्स परचेज करते हो, मशीनरी परचेज करते हो, कुछ भी परचेज करते हो, लेकिन ये जो कैपिटल है, ये यदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर कॉस्ट है वो प्रॉफिट नहीं है, वो इंटरेस्ट है। प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। सो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग अदर फैक्टर्स। अब कोई मालिक है, वो जो मालिक है, वो मालिक तो सबको देखेगा, है ना? मालिक मजदूर को भी देखेगा, रॉ मटेरियल को भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग अदर फैक्टर्स एंड इट्स रिवार्ड इज इंटरेस्ट। वो रिवार्ड क्या है? इंटरेस्ट। नहीं, ये भी आपका क्या है? गलत। ये इंटरेस्ट नहीं है। यहां पे वो चाहेगा कि वो इतना ज्यादा समय दे रहा है, तो उसके बदले वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। सो 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखिए, अगर हम बात करेंगे नेशनल इनकम में गुड्स की बात करें, सो गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो है आपका फिनिश्ड गुड और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। जो आपका फिनिश्ड गुड है, इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं कैपिटल गुड्स और दूसरा को बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। अब जो कंजम्पशन गुड्स है, ये भी 2 टाइप का है, एक है ड्यूरेबल और एक है नॉन ड्यूरेबल। क्लियर है? तो इससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर ये फिनिश्ड गुड किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, वैसे गुड्स जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसको ही कहते हैं फिनिश्ड गुड। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहता है कि इसको फर्दर किसी दूसरे स्टेज में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड। मतलब जिसका फिर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है,
उसको ही कहेंगे फिनिश्ड गुड। जैसे अगर मैं बात करूं इस शर्ट की, तो इस शर्ट का क्या कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्या? नहीं, तो ये कहलाएगा फिनिश्ड गुड। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि नाउ इट इज रेडी टू यूज, और इसको ही कहते हैं कि इसको किसी हम फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं फिनिश गुड। अब जैसे मान के चलिए ये शर्ट है, क्या इस शर्ट को हम दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए ये क्या है? फिनिश्ड गुड है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि हम फिर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, और दूसरा, इसका हम फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं फिनिश्ड गुड। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, कि अगर हम बात करेंगे कॉटन, कॉटन से आपका यार्न बना, यार्न से आपका थ्रेड बना, थ्रेड से फैब्रिक बना, फैब्रिक से शर्ट बना। तो जो शर्ट है ये एक फिनिश्ड गुड है, क्योंकि अब इस शर्ट का फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जो आपका यार्न था, यार्न का हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन किए, अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज किए इसको ही, तो हम यार्न को कभी नहीं बोलेंगे कि फिनिश्ड गुड है। जैसे अगर हम बात करेंगे थ्रेड या फिर फैब्रिक की, तो फैब्रिक को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स नहीं बोलेंगे। इसलिए बिकॉज कि फैब्रिक को हम फर्दर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, शर्ट में सिल सकते हैं, और दूसरा, फैब्रिक का हम फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। देखिए मार्केट में फैब्रिक बिकता है, इसीलिए जो फैब्रिक है वो फिनिश्ड गुड नहीं है, लेकिन शर्ट क्या है? आपका फिनिश्ड गुड है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे आयरन शीट की, लोहा का आयरन, तो जो लोहा का आयरन शीट है, इस आयरन शीट से हम कार बनाते हैं। इसका मतलब ये, इस आयरन शीट को हम फर्दर ट्रांसफॉर्म किए हैं, और इस आयरन शीट का इस्तेमाल हम फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज किए हैं, इसीलिए आयरन शीट है वो फिनिश्ड गुड नहीं है। जबकि अगर हम कार की बात करेंगे, तो कार एक फिनिश्ड गुड है, क्योंकि अब कार को आप किस में ट्रांसफॉर्म करोगे? नहीं ना, इसलिए कार इज द फिनिश्ड गुड। जबकि जो आपका आयरन शीट है, उसका जो टायर है, ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स, तो देखिए कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं, लाइक टूल्स, मशीनरी, इसको वैसे टूल्स को कहते हैं, ऐसे गुड्स को कहते हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी इंडस्ट्री में किसी दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। ठीक है, जिससे कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कामों को आसान किया जाता है, उसको ही कहते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कोई बड़े बड़े टूल्स, लेथ मशीन, जेसीबी मशीन, तो बड़े बड़े मशीन है, इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। क्लियर है? अब दूसरा जो गुड है जिसको जो क्लासिफाइड किया गया है एज ए फिनिश्ड गुड, वो है आपका कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स दो टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल फिनिश्ड गुड वैसे गुड्स को कहते हैं कि नाउ इट इज रेडी टू यूज, और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि फूड आर्टिकल, खाना खाने का जितना भी सामान होता है, ये सब के सब नॉन ड्यूरेबल होते हैं। इसलिए जितना भी आपका फूड आर्टिकल है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके कंजम्पशन गुड, और कंजम्पशन गुड में नॉन ड्यूरेबल। अब दूसरा है कंजम्पशन गुड में ही एक ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इस बात को जरा समझिएगा। ड्यूरेबल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जो एक फिनिश्ड गुड है, और इसका जो लाइफ टाइम ज्यादा होता है, और इसमें भी वियर एंड टीयर यूज होता है, मतलब इसका भी मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे टीवी, एसी, फ्रिज। तो जो टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब कैपिटल गुड्स नहीं है, बिकॉज कि टीवी, एसी, फ्रिज से आप किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हो ना, ये आपके घर में है, रेडी टू यूज है, कंजम्पशन के लिए क्या है? रेडी है, और ये ड्यूरेबल कैरेक्टर का है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। इसको हम कैपिटल गुड्स यूज नहीं कहते हैं। कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिनका मुख्यतः इस्तेमाल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में होता है किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन करने में।
तो उम्मीद करता हूं कि इतने डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि फिनिश गुड्स का क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जिसका हम फर्दर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे लोहे का, आयरन का सीट, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। जो टायर है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ये जो कॉटन है, यार्न है, थ्रेड है, फैब्रिक है, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। चाय पत्ती, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A final goods is defined by its physical characteristics rather than economic use। नहीं, बिल्कुल ये लाइन क्या है? गलत है। फिनिश्ड गुड्स को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्लासिफाई करते हैं, ना कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। उम्मीद करता हूं ये बात लाइन समझ में आ रहा होगा। गुड्स that are transformed into different form within an economic activity are intermediate goods। yes, intermediate goods वैसे गुड्स को कहते हैं जिनका हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बात बिल्कुल क्या है? सही है। An item ceases to be a final goods if it is used as a input for further value addition in a कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। ये भी बात क्या है? सही है। एक फाइनल गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जिसका इस्तेमाल एज ए इनपुट की तरह किया जा सकता है फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन। जैसे कि हम लोग बोले कोई बड़े बड़े टूल्स, इक्विपमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे जेसीबी, हम जेसीबी का इस्तेमाल एज ए टूल्स करते हैं और कोई दूसरा प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो ये भी हमारा क्या है? सही है। एग्जांपल में कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं? आपके फिनिश गुड्स तो होते हैं जिसका इस्तेमाल फर्दर हम एडिशन करने के लिए, फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी सही है। 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। अच्छा, एक चौथा स्टेटमेंट भी है, ठीक है। ये चौथा स्टेटमेंट को भी हम लोग जरा पढ़ते हैं। कुकिंग एट होम is not considered an economic activity। Cooking at home is not considered as an economic activity। बात तो बिल्कुल सही है। घर में खाना बनाना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। रेस्टोरेंट में खाना बनाना क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज कि वहां पे मनी इन्वॉल्व है। रेस्टोरेंट में मनी इन्वॉल्व है, घर में मनी इन्वॉल्व नहीं है। मेकिंग द इंग्रेडिएंट्स फाइनल गुड्स इन दैट कंटेक्स्ट, ये भी क्या है? सही है। सो 2, 3, 4 आपका क्या है? सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फैक्टर कॉस्ट किसको डिस्क्राइब करता है? मैं आपको फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। यह एक मॉनेटरी वैल्यू है। किसका? तो रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का। ओके, तो चलिएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्लूडिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। अच्छा, यहां पे जो ऑप्शन है वो दूसरे तरीके से दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो खैर फैक्टर कॉस्ट में तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है ही नहीं। The cost of a raw material and the machinery used in the production of process only। नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल ही बिल्कुल कहां है? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल तो आपका कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ ओनली लिखा हुआ है। द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द सम ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। देखिए, मैं आपको पहले ही बोला हूं यहां पे टैक्स शामिल नहीं होता है। जब तक कोई सामान बनकर मार्केट में नहीं आएगा तब तक उस पर टैक्स नहीं लगता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। कंसिडर दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैं आपको बता चुका हूं, ये दोनों के दोनों फिनिश्ड गुड हैं। कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, जिनका हम फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फर्दर एडिशन के लिए, फर्दर नए नए गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए। उस कैपिटल गुड्स के इस्तेमाल करने से चीजें आसान हो जाती हैं,
तेजी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आपका फिनिश्ड गुड्स ही होता है, लेकिन अ, अंतर बस इतना ही है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से हम किसी दूसरे गुड्स का इस्तेमाल, सॉरी, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स है, एक नेशनल इनकम में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। मैं आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा कि ये डेप्रिसिएशन कहते किसको हैं, वियर एंड टियर कहते किसको हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। कहला है कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस। बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन करने में हम लोग करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली बट हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू फूड। बात बिल्कुल क्या है, सही है। जो फूड होता है ये आपके नॉन ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन एसी, फ्रिज, ये सब क्या है, आपके इंसान के जो जितने भी नीड्स हैं उस नीड्स को पूरा करता है, लेकिन उसका लाइफ भी होता है, एसी, फ्रिज, टीवी का लाइफ होता है। सो ये भी क्या है, सही है। बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल अंडरगो वियर एंड टियर एंड रिक्वायर मेंटेनेंस। जैसे एसी खराब होता है, टीवी खराब होता है, तो खराब होगा तो उसको आप बनवाओगे ही, है ना। सो मतलब ये उसको ही कहते हैं वियर एंड टियर। उसमें कुछ डैमेजेस आ जाएगा, खराब आ जाएगा, और आपको रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको ही कहते हैं वियर एंड टियर। बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4, अनलाइक कैपिटल गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल आर नॉट कंसिडर्ड फाइनल गुड्स। नहीं, टीवी, एसी, फ्रिज जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, ये भी आपके फिनिश्ड गुड का ही एग्जांपल है। सो 4 इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो 2 1 2 3 4 ऑल आपका 1 एंड 2 कुछ मिस्टेक हुआ, जरा हम लोग देखते हैं कौन कौन सा। अनलाइक कैपिटल गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर नॉट कंसिडर्ड फाइनल गुड्स। नहीं, ये तो क्या है, सही है, ठीक है। जरा स्टेटमेंट को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये भी सही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली बट हैव ए रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू फूड। ये भी सही है। बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल अंडर गो वियर एंड टियर। ये भी सही है, ठीक है। अनलाइक कैपिटल गुड्स, अच्छा यहाँ पे अनलाइक है ना, सॉरी, ये अनलाइक कैपिटल गुड्स है, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। सो 1 2 एंड 3, सो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अनलाइक है, लाइक नहीं ना है, अनलाइक है। ये सब छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो खैर हम लोग कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक पकड़ लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, why is the value of intermediate goods excluded when calculating the aggregate level of final output in an economy? क्वेश्चन को बड़े तरीके से पढ़िएगा, शॉर्ट में वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। why is the value of intermediate goods excluded, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का जो कीमत है उसको क्यों हटाया जाता है when calculating the aggregate level of final output in an economy। देखिए एक वर्ड है उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। जैसे मान के चलिए आपने कार का प्राइस बोला, तो कार का प्राइस अगर 5 लाख है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसका आप प्राइस ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, ठीक है। तो यदि आप दोबारा से अगर उसको काउंट करोगे, इसको ही बोलते हैं डबल काउंटिंग या डबल अकाउंटिंग।
ठीक है। सो ये नहीं है, तो एक ही पैसे को आप दो बार यूज कर लोगे, दो बार काउंट कर लोगे, इसीलिए हम लोग हमेशा एक्सक्लूड करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स। यस, कार का दाम 5 लाख इसलिए है क्योंकि उसमें चारों चक्का का इस्तेमाल प्राइस ऐड कर लिया गया है। ठीक है, सो फिर आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल मैन पावर और कैपिटल स्टॉक ऑफ द नेशन, बिल्कुल भी नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स हैव नो मॉनेटरी वैल्यू, ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज का प्राइस होता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर कंसिडर्ड स्टॉक्स वाइल फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड फ्लो, ऐसा नहीं है। स्टॉक और फ्लो तो ये तो टाइम का खेल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड फ्लो। देखिए, स्टॉक्स एंड फ्लो का मैं एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि इस 2026 में आज मेरे पास कितना शर्ट है। आज, अगर आज के बारे में पूछा जाए मेरे पास कितना शर्ट है, तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 50 शर्ट है। तो यदि मेरे पास 50 शर्ट है, सो ये कहलाएगा स्टॉक। ये क्या कहलाएगा? स्टॉक। क्योंकि मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझसे पूछा गया है कितना है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा गया है। यदि मुझसे ये पूछा गया होता कि इस 2026 में आपने कितना शर्ट परचेज किया, तो ये भी तो हो सकता है कि जो 50 शर्ट मैं परचेज किया हूं, ये शर्ट में कुछ, इसमें से कुछ शर्ट 2025 का भी था। तो इसमें क्या है, आपका टाइम फ्रेम है, टाइम ड्यूरेशन है। तो 2026 में, तो इस ड्यूरेशन में मैंने हो सकता है कि 10 शर्ट परचेज किया होगा। तो ये जो 10 शर्ट है, ये फ्लो है। तो हम फ्लो का इस्तेमाल करते हैं टाइम ड्यूरेशन में, और हम स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। क्लियर है? इतना में क्वेश्चन बन जाएगा। ए फ्लो इज ए वेरिएबल डिफाइंड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बात बिल्कुल सही है, सच एज एनुअल प्रॉफिट। स्टॉक इज ए वेरिएबल डिफाइंड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सच एज टोटल नंबर ऑफ मशीन इन ए फैक्ट्री ऑन दिसंबर। यस, जैसे मैंने पूछा कि आज कितना है। चेंज इन स्टॉक इज इटसेल्फ ए स्टॉक कंसेप्ट। चेंज इन स्टॉक, अब जैसे मान के चलिए, अगर आपसे पूछा जाए 1 जनवरी को कितना था, और आपसे पूछा जाए कि 30 मार्च को कितना था, तो यहां पर एक स्टॉक है और यहां पर आपका एक स्टॉक है, इसके बीच का ड्यूरेशन आ गया। तो जब टाइम ड्यूरेशन आ गया, इसका मतलब फ्लो हो गया? नहीं, तो इसका मतलब ये जो है, ये स्टॉक नहीं है, ये फ्लो है। मतलब इस इतने के डिफरेंस में कितना का चेंजेस हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इनकम एंड आउटपुट आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कंसेप्ट। देखिए, इनकम एंड आउटपुट, इनकम हम किसी एक दिन का इनकम बात नहीं करते हैं, नेशनल इनकम हम 1 साल की बात करते हैं। सो 1 साल टाइम ड्यूरेशन का मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड, इसका मतलब ये। सो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में आखिर क्या अंतर है? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जैसे आप जीडीपी और एनडीपी की बात करते हो, ठीक है, सो एक आपका टर्म है हमेशा नेट, और एक टर्म है आपका कौन सा? ग्रॉस। ठीक है, तो कोई भी टर्म आपको निकालना है, ठीक है, कोई भी टर्म निकालना है, जैसे आपको मान के चलिए हमको निकालना है नेट एक्स, तो नेट एक्स यदि निकालना होगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम ग्रॉस एक्स करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमेशा याद कीजिएगा, कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल, पूरी इकोनॉमी में कोई भी वेरिएबल होगा, और आपको नेट और ग्रॉस में चेंजेस देखना होगा, ये एक्स कोई वेरिएबल है, तो नेट एक्स हमेशा ग्रॉस एक्स माइनस डेप्रिसिएशन होगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मान इसको समझिए कि एग्जांपल से, सपोज कीजिए कि आपने 1 साल पहले एक स्कूटी परचेज किया, वो स्कूटी 90,000 का था। आज वो स्कूटी अगर आप बेचने जाओगे
तो बोलेगा कि हम 50,000 में लेंगे। इसका मतलब ये कि उसका प्राइस 40,000 डिक्रीज कर गया। ये जो 40,000 प्राइस उसका डिक्रीज कर गया, यही है उसका डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। उसमें कुछ आइटम होंगे जो खराब हो गए होंगे, घिस गए होंगे, जिसको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होगा। सो इसके लिए ही, वियर एंड टीयर के लिए ही हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट यदि एक वेरिएबल है तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। 8 क्या कहता है? अगेन 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। अब बात यहां पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही आ गया है। इट रिप्रेजेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ये जो लिसन, ये जो वियर एंड टीयर की बात की जा रही है, इसकी वजह से ही तो आपके सामान की कीमत गिर गई है। सो एक आपका क्या है, सही है। Depreciation is an accounting concept and does not necessarily involve a रियल टाइम एनुअल कैश एक्सपेंडिचर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि ये आपका कैश एक्सपेंडिचर ही है, होगा ही होगा। हो सकता है कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। आप मशीन का यूज नहीं कीजिएगा तो बहुत ही कम डेप्रिसिएशन होगा। सो इट इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। नहीं, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी allow us to calculate नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीडीपी एनडीपी की। खैर हमें बात करनी है ग्रॉस और डेप्रिसिएशन। तो मैं, ये जो है वो जी है और ये क्या है, एन है। ठीक है, बाकी डीपी अगर बोलिए कि डीपी अगर एक वेरिएबल है, तो मैंने कहा कि सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। सो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकलेगा। तो देखिए ये डीपी मान लीजिए एक्स है, तो नेट हमेशा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ही होता है। सो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सो ये सही है। डेप्रिसिएशन ओनली अप्लाइज टू इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नहीं, फिनिश्ड गुड में भी लगता है हर जगह। ये स्टेटमेंट गलत है। सो 1 and 3 इज ओनली करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ ए स्पिनिंग मिल बाय रॉ कॉटन टू प्रोड्यूस यार्न। रॉ कॉटन को परचेज किया जा रहा है यार्न बनाने में, विच इज देन सोल्ड टू ए टेक्सटाइल मिल। मतलब एक तरफ आपका कॉटन है, कॉटन से यार्न बनाया जा रहा है और इस यार्न को टेक्सटाइल मिल में बेच दिया जा रहा है। हाउ इज द यार्न क्लासिफाइड इन इकोनॉमिक टर्म। इस यार्न को आप क्या बोलोगे? तो इस यार्न को क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। और क्या ही बोल सकते हैं, एंड इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज इट अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द टेक्सटाइल मिल। बस बिल्कुल बात क्या है, सही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाउ डज द एडवांसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इम्पैक्ट एंड इकोनॉमी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। हाउ डज द एडवांसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इम्पैक्ट। कैपिटल गुड्स का एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या है? पहला इम्पैक्ट तो ये है कि ये दूसरे डिफरेंट गुड्स को के प्रोडक्शन में ये हमें हेल्प करता है। प्रोडक्शन करना आसान हो जाता है, तेजी आएगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा, इनकम उस कंपनी का राइज ज्यादा होगा। देखते हैं, एंड इट इंक्रीजेस द लेबर इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर इंटेंसिटी कहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नहीं, कैपिटल गुड्स में भी डेप्रिसिएशन होता है, तो ये भी गलत है। इट इनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स मोर इफिशिएंटली एंड इन लार्जर वेराइटीज। ये क्या है, सही है।
एग्जाम्पल ले लो, मैं जेसीबी का एग्जाम्पल ले लो, लेथ मशीन का एग्जाम्पल ले लो, है ना। सो इसको बहुत ही इफेक्टिवली अलग अलग टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। सो ये था हमारा नेशनल इनकम का फर्स्ट। देखिए, हम लोग भले ही क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 50 क्वेश्चन के बराबर है अगर वन लाइनर से कंपेयर करोगे तो। मैं इतने सारे कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, इस कंसेप्ट से आपके बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको यूं ही बन जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट है, हम कम करेंगे लेकिन एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करेंगे और इफेक्टिव डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।